वहां पे जो इंचार्ज होता है पुलिस वाला सेफ हाउस का, वो बैक एंड फोर्थ करता है विक्रांत मैसी के साथ और एक डायलॉग उसको बोलता है कि बीवी तो तेरी नहीं है पर तूने कर तो इसको पुराना दिया होगा, खून खौल जाएगा तुम्हारा सुन के। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और कोई मुझे ये बताएगा कि टॉर्टिला को इतना ज्यादा ओवररेट क्यों करा जा रहा है। तो मैं अपनी एक बहुत दूर बहुत अच्छा है बहुत दूर की दोस्त से मिला। मैंने कहा बटर चिकन और रोटी खाते हैं और वापस मुझे सुनने को मिला नो रोटी यार, लेट्स ईट टॉर्टियाज। जिसको देखो टॉर्टिया नाइट करोगे, टॉर्टिया नाइट या टॉर्टिया नाइट, यू आर इन फॉर टॉर्टिया नाइट या लेट्स हैव टॉर्टिया एवोकाडो, टॉर्टिया पीनट बटर ऑन दैट पीनट बटर इन दैट टॉर्टिया या टॉर्टिया नाइट, व्हाई टॉर्टिया यार, क्यों, व्हाई इज द यू इज द डू इज द दिस इज द। एक बात मैं क्लियरली बता दूं टॉर्टिला के दीवानों को कि मैक्सिको की रोटी है। जैसे हमारे देश में रोटी को रोटी बोलते हैं, मैक्सिको में रोटी को टॉर्टिला बोलते हैं और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया इस हफ्ते Z5 पे आई एक ऐसी फिल्म जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। ऑल्दो इसका ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग और काफी हार्ड हिटिंग लग रहा था, लेकिन फिर भी इसके अराउंड ज्यादा बातचीत नहीं चल रही थी। अब इस फिल्म का ट्रेलर देख के दो चीजें तो मुझे काफी क्लियर थी। पहली ये कि इसका ट्रेलर काफी अच्छी तरह काटा हुआ है, क्योंकि ट्रेलर देखने से ये तो पता लग रहा था कि काफी वायलेंट होने वाली है ये मूवी, लेकिन ये नहीं पता था कि किस चीज के ऊपर होने वाली है। और दूसरी चीज ये कि बॉबी देओल का जो लुक है ना इस पिक्चर के अंदर, वो बहुत जबरदस्त तरीके से अपीलिंग था, एटलीस्ट इन द ट्रेलर्स। मुझे लग रहा था कोई ऐसी एक और रन ऑफ द मिल मूवी आएगी Z5 पे, आके निकल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट देन मैं ये पिक्चर देखने बैठा और 1.5 घंटे की ये फिल्म ने ना मेरे रियलिटी में कट्टे कर दिए शॉट। जब जब तन ने अपना सबक तोड़ा तब तब हमारा संसार टूटा। अब ये हार्ड हिटिंग रियलिटी बेस्ड कंटेंट वाली फिल्म आपके होश तो उड़ाई देगी, बट एट द सेम टाइम इसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं और इसके रिलीज के बाद बहुत सारा बवाल कर सकती हैं क्रिएट। अब इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि हमारे देश में ऑनर किलिंग कितना बड़ा सोशल मेनेस है। ऑल्दो हम 2022 में आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है हमारी कंट्री, लेकिन आज भी ग्रास रूट लेवल पे अगर दो इंटरकास्ट लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं या दो इंटर रिलीजन लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि उनके घर वाले अग्री नहीं करेंगे और कुछ केसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बात आ जाती है मौत पर। तो एग्जैक्टली इसी चीज पे, इसी टॉपिक पर, इसी सोसाइटी के मेनेस यानी ऑनर किलिंग्स पे बेस्ड है लव हॉस्टल। बराबरी होती ना बिल्लो तो 200 की बारात लेके आता तेरी चौखट पे। बट देन यू वुड से व्हाट्स न्यू इन दिस मूवी। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। पहली ये कि ऑनर किलिंग्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारी सोसाइटी का, एक ऐसी रियलिटी है इनफैक्ट कि अगर जिस पे अच्छी तरह की फिल्म बनाई जाए, जिसका स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइटली लिखा गया हो, स्टार कास्ट बिल्कुल जस्टिस करे अपने रोल्स को, तो ये हर बार आपके दिल को ये दहला ही देगी। और दूसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पिक्चर के बारे में यह है, जो बहुत सारे लोगों को वाइड स्केल पे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे भी इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं पता था। मुझे यह बात पता थी कि जब भी कोई इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज होती है तो कोर्ट उस मैरिज को मान्यता तो दे देता है, बट साथ ही साथ यह भी जरूरी होता है कोर्ट में कि दोनों परिवार आए और ये बोले कि भैया हमारे को इस लड़के या इस लड़की की शादी से कोई दिक्कत नहीं है और इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। और जब तक वो आके नहीं बोलते कोर्ट में, तब तक इस कपल को एक सेफ हाउस में रखा जाता है। फिलहाल आपको 1 हफ्ते के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट सेफ होम ग्रांट करता हूँ। हमारा ताजमहल, भूत बंगला तने ताजमहल दिखे। बट क्या वो पुलिस का सो कॉल्ड सेफ हाउस होता है? क्या वहां पे कपल्स जिनको बोला जाता है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता दे दीजिए, वहां रुक जाइए और इसी दौरान आपके परिवार वाले आके यहां पर अपनी हामी भर देंगे कोर्ट में, फिर आप जाके आराम से रह सकते हैं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। बट क्या असली में ये सारी चीजें लागू होती हैं? क्या वो कपल्स कभी वहां से जिंदा भी निकल पाते हैं? यही चीज एग्जैक्टली दिखाई गई है लव हॉस्टल में। ये जगह जगह सेफ होम के कोठे खुलवा के भगोड़ों को हौसला भी तन्नी दिया से। कोठे खुलवाए हैं तो उसकी चाबी भी तुम्हारे धोरे से। एक सीक्वेंस में विक्रांत मैसी और सान्या मल्होत्रा को एज अ कपल एक सेफ हाउस में भेजा जाता है और वहां पे जो इंचार्ज होता है पुलिस वाला सेफ हाउस का, वो बैक एंड फोर्थ करता है विक्रांत मैसी के साथ और एक डायलॉग उसको बोलता है कि बीवी तो तेरी नहीं है पर तूने कर तो इसको पुराना दिया होगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जो खून खौल जाएगा तुम्हारा सुन के कि तुम्हारी बीवी के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में कोई इतनी नीच बातें एक पुलिस वाला ऐसा कैसे कर सकता है। ब्यूटी है वो इस पिक्चर की। गद्दे साफ तो होंगे ना? अब थोड़ी बहुत महक तो प्यार छोड़े है। पिक्चर लगभग 1.5 घंटे की है। पिक्चर का स्क्रीन प्ले इतना टाइटली, इतना जबरदस्त उम्दा तरीके से लिखा गया है कि पूरे या पूरे 1.5 घंटे में ना आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा एक बारी भी आप उठोगे नहीं। कोई फालतू के लव सॉन्ग्स नहीं है, कोई भी लव सीन्स ड्रैग्ड नहीं है। लव सीन्स आप जो भी देखोगे उसके अंदर आपको दहशत दिखेगी कपल के चेहरे के ऊपर कि भैया हाँ, हमारे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है, लोग हमें गर्दन काटने के लिए घूम रहे हैं हमारी। ऊपर पड़ी है, जा ले आओ। तो यहाँ पे अच्छी डायरेक्शन, अच्छा स्क्रीन प्ले, बहुत बढ़िया स्टोरी और बहुत ही बढ़िया एक्टिंग। बट
यहां पर पोटेंशियली ऐसी चीजें दिखाई गई हैं इस फिल्म के अंदर, और अगर ये पिक्चर चल गई तो जबरदस्त कंट्रोवर्सी वो पोटेंशियली क्रिएट कर सकती है। ऑल्सो मैं यहां कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या क्या पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक दिखाया गया है इसके अंदर और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज कोई पार्ट टाइम सूडो इंटेलेक्चुअल वोक्स आकर कमेंट सेक्शन में हगे ना और मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट ना करें। पहली पोटेंशियली प्रॉब्लमैटिक और कंट्रोवर्शियल चीज जो लोगों को ऑफेंड कर सकती है वो ये है कि काफी लोग ये कहेंगे कि यहां पे मुसलमान कम्युनिटी को एक बार फिर एक विक्टिम दिखा दिया है एट द हैंड ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। और ये इसलिए क्योंकि विक्रांत का कैरेक्टर एक मुसलमान लड़के का है जिसकी फैमिली को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर एक हिंदू लड़की का है जिसके परिवार ने पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी है इन दोनों को मारने में। अब यहां पे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं कि खाली हिंदुओं में ही इंटर रिलीजन शादियों को ऑनर किलिंग में बदल दिया जाता है, ऐसा मुसलमानों में भी बहुत सारे केसेस आए हैं। तो भैया यहां पे बैक एंड फोर्थ तो होगा। दूसरी प्रॉब्लमैटिक चीज जो इस पिक्चर में दिखाई गई है वो ये है कि भैया बीफ की तस्करी करता है, स्मगलिंग करता है बीफ की विक्रांत मैसी का कैरेक्टर जो एक होता है मुस्लिम लड़का। अब अगेन ये चीज ऑफेंसिव लग सकती है काफी लोगों को और इस पे भी वाद विवाद हो सकता है, बट बहरहाल ये पोटेंशियली कंट्रोवर्शियल चीजें आग पकड़ेंगी या नहीं पकड़ेंगी, तूल पकड़ेंगी या नहीं पकड़ेंगी, इस पे बवाल मचेगा या नहीं मचेगा, ये तो जब पिक्चर रिलीज होगी लोगों के घरों तक पहुंचेगी तभी पता चलेगा। और एक चीज और, इस पिक्चर को आप एक पिक्चर की तरह देखना चाहते हैं या फिर आप इस पे एक कम्युनल चश्मा लगा के इसको देखना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। विक्रांत मैसी एक ऐसा एक्टर है जिसको भैया कोई भी रोल दे दो ये उसमें ढल जाता है। हरियाणा में मुसलमान जाटों को मुल्ला जाट बोला जाता है और विक्रांत मैसी एक मुल्ला जाट का ही रोल प्ले करता है और इतना जबरदस्त तरीके से ये रहता है ना पूरी पिक्चर के अंदर, आपको देख के मजा आ जाएगा। सान्या मल्होत्रा प्लेज द रोल ऑफ अ हिंदू जाट गर्ल और यहां भी जस्ट लाइक दंगल यहां भी एक जाटनी का रोल बड़े ही सही तरीके से सान्या ने प्ले किया है। कुछ शॉट्स तो बहुत ही ब्यूटीफुली दिए हैं, मतलब एक शॉट में तो उसके मुंह पे खून लगा होता है और जब वो आती है तब आपको देख के लगेगा कि यार बहन जो अगर ये असली में हो तो कैसा हो। बाहर निकल, बाहर निकल। और इस दावत के मटन रोगन जोश है भाई साहब बॉबी देओल। कोल्ड ब्लडेड हाइपर एक्सट्रीमिस्ट किलर का कैरेक्टर है बॉबी देओल का पिक्चर के अंदर, जो ना आप देखता है ना ताप। जहां भी इसको पता लगता है कि भैया इंटर रिलीजन शादी हुई है वहीं पर ये सर काटने पहुंच जाता है कपल का। ज्योति मुझे जिंदा वापस चाहिए, अपने हाथों से काटूंगी। बेसिकली डिलूजनल होता है वो अपने दिमाग में और उसको लगता है कि वो अपनी सोसाइटी को क्लेंज कर रहा है इंटर रिलीजन कपल्स को मारकर। यार इसका जो कैरेक्टर मेकअप है ना ऊपर से लेके नीचे तक, जिस हिसाब से वो डील डॉल है, जिस हिसाब से वो चलता फिरता है, जिस हिसाब से वो बात करता है और जिस हिसाब से वो गर्दनें काटता है, गोली मारता है ना, वो देख के थ्रू आउट द मूवी एक दहशत बनी रहती है। एक मिनट के लिए भी वो दहशत इधर से उधर नहीं होती। तो भैया पिक्चर काफी पुख्ता है, काफी सॉलिड है, आपके साथ आपके सबकॉन्शियस में काफी लंबे टाइम तक रहेगी ये। और क्लाइमैक्स तो ऐसा है ना इस पिक्चर का, आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा ऐसी ऐसी चीजें होंगी और वो क्लाइमैक्स भी आप भुलाए नहीं भूल सकते। तो भैया माधुरी दीक्षित ने कौन सी खिचड़ी बनाई है उससे पहले हमने अपनी खिचड़ी बना दी है उस तरह के यूट्यूब चैनल पे, नई वीडियो आ गई है, टीजर ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखो। और आज के एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं उन सपोले लौंडों की जो बीएफएफ बनने की आड़ में चढ़ना चाहते हैं झाड़ पे, यानी इन शॉर्ट हाउ टू डील विद योर गर्लफ्रेंड्स मेल बेस्ट फ्रेंड। तो भैया इस हफ्ते की दूसरी पेशकश मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे एंड उसको देखने के बाद ऑनेस्टली सेइंग गाइस मेरे को ऐसा लगा कि माधुरी दीक्षित मैडम के पास पैसा पड़ा हुआ था, टाइम था, उन्होंने लगा कि भैया आप देखो मैं यस्टरईयर की सुपरस्टार भी हूं तो क्यों ना मैं एक रन ऑफ द मिल वेब सीरीज कर लूं। और इसके लिए उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड यानी करण जौहर को फोन किया एंड हेंस वी हैव दिस वेब सीरीज। सारी जिंदगी दूसरों के लिए परफॉर्म करते निकालते हैं, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। सो बेसिकली द फेम गेम का कुछ बहुत आउट एंड लाउड या कुछ बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि भैया माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस प्ले करती हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी अपने प्राइम में, अब वो अपने प्राइम में नहीं है लेकिन स्टिल शी हैज मेंटेन्ड हर फेम। और इसी फेम को वो मेंटेन रखने के लिए और कैसे एक ऐसी इंडस्ट्री में आगे स्ट्रगल करते स्ट्राइव करते रहने के लिए जहां पर बेसिकली अगर औरतें यानी कि फीमेल एक्ट्रेसेस अगर बुढ़ी हो जाए तो उनका बिल्कुल चार्म खत्म हो जाता है, उनको काम मिलना बंद हो जाता है एंड दे बिकम अ फॉरगॉटन चैप्टर। और वहीं दूसरी तरफ मेल्स जैसे हमारे सलमान भाई वगैरह 60-60 साल के हो रहे हैं एंड देन दे आर स्टिल वेरी रेलेवेंट एंड एक्चुअली एक्टिंग विद एक्ट्रेसेस हु आर हाफ देयर एज। जिसने पूरी लाइफ रोज एक नया रोल प्ले किया है वो खुद को कैसे याद रखेगी। और इसी रेलेवेंट रहने की जद्दोजहद के साथ साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको अपने परिवार से भी बहुत प्यार है, अपने करियर से भी काफी लगाव है, वो कैसे एक फैमिली के डायनामिक्स को मेंटेन करती है, स्पेशली एक ऐसी फैमिली जहां पे बच्चे बहुत वेल प्रोवाइडेड फॉर हैं। Every minute is critical here. Maybe we should tell them about that night. अपनी जिंदगी एक ऐसे पति के साथ काटना जिसकी इंटेंशंस कमाए हुए पैसे को लेके ठीक नहीं है,
नागपुर के मिडिल क्लास लड़के की ड्रीम गर्ल थी वो, शादी का चांस मिल गया। क्या लगता है कैसे होंगे रिलेशन? और एक ऐसी टिपिकल इंडियन माँ जिसको हर चीज पे दिक्कत है, हर चीज पे ना नुकुड़ करनी है और उसकी इंटेंशंस भी पैसे को लेके क्लियर नहीं है, तो बेसिकली ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। ये स्टारडम एक पल में गायब हो सकती है। और इसी पूरे के पूरे जद्दोजहद के बीच में हो जाती है डिसअपीयरेंस माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर की। It's been 48 hours since the disappearance of the legendary actress Anamika Anand. Now being very honest about this, I don't understand कि भैया यहाँ पे नॉस्टैल्जिया का जो फैक्टर है कि माधुरी दीक्षित को OTT पे एक वेब सीरीज दे दो तो शायद लोग खींचे चले आएंगे, उनको देखने चले आएंगे। मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, मे बी बिकॉज मैंने माधुरी दीक्षित को उनके प्राइम में जब भी देखा था मैं छोटा था, शायद उनके जो हार्डकोर फैंस होंगे वो आएंगे देखेंगे इस वेब सीरीज को, बट मेरे को ऐसा कोई बहुत ग्लैमरस फैक्टर उनके OTT पे आने का नहीं लगा। वन थिंग टू नोट हियर इज द फैक्ट कि माधुरी दीक्षित हैज बीन वेरी ऑर्गेनिकली एंड वेरी डिलिजेंटली इन्वॉल्व्ड इन ऑल द रोल्स शी हैज बीन गिवन। उनकी पुरानी पिक्चरों में भी यही था और यहाँ पे भी इस वेब सीरीज में भी आपको देख के यही लगेगा कि शी हैज लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड। So tell me, what is it like being Anamika Anand? अब ये सब कुछ ठीक है, बट इस वेब सीरीज के 6 एपिसोड हैं। पहला एपिसोड थोड़ी बहुत अच्छी बाधा बांधता है, बट सेकंड टू थर्ड और फोर्थ एपिसोड चीजें थोड़ी लूज होने लग जाती हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूं जो बनी तो बड़े पर्दे के लिए थे, बट कुछ कारणवश उसको एक वेब सीरीज में डेवलप करना पड़ गया और ऐसे ही वो खिंचती जाती है। मुझे लगता है 6 एपिसोड के बजाय ये सारा 4 एपिसोड की एक मिनी सीरीज में निपट सकता था। बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करा हुआ है चीजों को, कहीं ना कहीं आपको ये फील नहीं आएगा कि यार ये OTT वाला कंटेंट है। I feel very blessed. I'm just a mom, a wife, a daughter. आपको हर एपिसोड में ये लगता रहेगा कि क्लिफ हैंगर मोमेंट्स हैं और वो अच्छे और हो सकते थे। वो अच्छे हैं, डिसेंट हैं, पर वो इतने अच्छे नहीं है कि आपको वो रोक सके और आपको ये कहीं ना कहीं पता लगे कि मैं इसको बिंज करने वाला हूं। सपोर्टिंग कास्ट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी मुस्कान जाफरी की, जो प्ले करती हैं माधुरी दीक्षित की बेटी। So cannot be trusted. और साथ ही साथ मानव कौल भी हैं इसमें सपोर्टिंग कास्ट में, और जैसे कि आपको पता ही है कि मानव कौल भी हर रोल को एस करते हैं, यहां पर भी उन्होंने इस रोल को बहुत ही बखूबी निभाया है। वो है यही बता, आई कैन फील सबको ढूंढने की जरूरत है। स्क्रीन प्ले डिसेंटली लिखा गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा लूज पड़ जाता है कि वो आपको रोक ही नहीं पाता, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर दिस वेब सीरीज फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। और वेब सीरीज खत्म भी होती है क्लिफ हैंगर मोमेंट पे, जो बताती है कि भैया इसका दूसरा सीजन आएगा। अब दूसरे सीजन को आप देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे वो आपको तभी पता लगेगा कि आप पहले 6 एपिसोड पूरे बेयर कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट में जो सस्पेंस छोड़ा गया है ना, वो भी इतना सस्पेंस नहीं है दैट इट विल एक्चुअली मेक यू वेट फॉर द सेकंड सीजन। सो ओवरऑल ये वेब सीरीज बुरी नहीं है, बाय एनी मींस इट्स नॉट बैड, वन टाइम वॉच है। अगर आप 6 के 6 एपिसोड बैठ के एक साथ देख सको देन दैट्स ऑन यू। मैं एक साथ सारे एपिसोड इसके नहीं देख पाया, बट बुरी नहीं है, देख सकते हो, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं दिस फॉल्स शॉर्ट ऑन द थ्रिल एंड द मिस्टीरियस फैक्टर। तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स दैट आई वॉच्ड दिस वीक। और जाने से पहले हर बार की तरह 5 रिकमेंडेशंस दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इस बार का होगा ऑनर किलिंग पे बेस्ड सारी की सारी मूवी। सैराट, NH10, ऑनर किलिंग, खाप और आक्रोश। तो अब मिलते हैं गंगूबाई के रिव्यू में, तब तक मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।